हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल, नए प्रयास को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपका सहयोग और आपके सुझाव अति आवश्यक हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यह टॉपिक राजनीति विज्ञान के सभी एग्जाम, यूजीसी नेट, पॉलिटिकल फर्स्ट ग्रेड इत्यादि सब के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट या राजनीतिक विकास क्या होता है। राजनीतिक विकास क्या होता है। तो राजनीतिक विकास से पहले हमारे को ये विकास जो शब्द है इसके बारे में पता होना चाहिए। विकास क्या होता है? कोई भी परंपरागत से आधुनिक की तरफ। विकास क्या है? एक बहुआयामी विचार है, सर्वव्यापक होता है। बहुआयामी किस तरीके से? सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौगोलिक विकास इत्यादि। तो इससे हम बोल सकते हैं कि विकास क्या है? एक बहुआयामी और यूनिवर्सल अवधारणा है। तो अगर हम राजनीतिक विकास की बात करें तो इसमें क्या होगा? परंपरागत समाज से आधुनिक या मॉडर्न समाज की तरफ जो परिवर्तन होगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहेंगे। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि पहले क्या होता था? राजतंत्र से क्या आया? लोकतंत्र से क्या आया? लोकतंत्र से क्या होगा? आगे अगर हम बढ़ेंगे तो नवीन लोकतंत्र या कुछ नए राजनीतिक संस्थाएं से ले सकते हैं। जैसे कि पहले इंटरनेशनल कोई भी संस्था नहीं होती थी, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यूएनओ वगैरह, WTO इत्यादि, ये सब राजनीतिक विकास के ही परिणाम है। अभी हम समझेंगे कि राजनीतिक विकास को समझाने के लिए कुछ व्यक्तियों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया है वो दिया था लुसियन पाई ने। लुसियन पाई की कुछ एक महत्वपूर्ण किताबें जो हर एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में मिलती हैं। तो जो एक पहली किताब है उसके एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, एक उनकी किताब है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर। तो लुसियन पाई ने विकास को कुछ चरणों के अंदर समझाया था। विकास क्या होता है? एक क्रम से और 3 चरणों के अंदर होता है। उन चरणों की चर्चा करेंगे। पहले किताबों को एक बार से फिर सुने। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट,
एंड दूसरी उनकी किताब है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल कल्चर। ये लुसियन पाई की किताब है जो राजनीतिक विकास से संबंधित है। अभी हम यहां पे देखेंगे लुसियन पाई। लुसियन पाई ने विकास के क्या चरण बताए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो लुसियन पाई ने विकास की जो चरण बताए उनको हम ECD से समझते हैं या इसको ECD थ्योरी भी कहते हैं। ये तो आप समझते होंगे कि सिद्धांत और दृष्टिकोण या अप्रोच में क्या फर्क है। थ्योरी एंड अप्रोच। अप्रोच तो थ्योरी का मतलब होता है वह अप्रोच जो पुष्ट हो, जो सत्य साबित हो चुकी हो। यानी कि पहले क्या होता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर हमारा एक दृष्टिकोण होता है। उस दृष्टिकोण को अगर पॉलिटिकल साइंस के अंदर या किसी भी विषय के अंदर जब उसको पुष्टि मिल जाती है या उसका वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं। यानी कि ये समझ सकते हैं कि अप्रोच का जो नेक्स्ट वर्जन है वो क्या है, सिद्धांत है। तो ये जो ECD थ्योरी है इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ई से मतलब है इक्वलिटी। लुसियन पाई इसको इस तरीके से समझाते हैं कि इक्वलिटी का मतलब होता है जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं या प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए कि वो समाज को, जो राजनीतिक समाज है उसको एक समान भाव से सबको सुविधाएं दे। यानी कि उनको समाज के साथ या जो सुविधाएं होती हैं, सुविधाएं का वितरण क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यानी कि बिना भेदभाव के वितरण करना। ये उन्होंने क्या बताया, अपने जो सिद्धांत के अंदर पहला चरण बताया है, स्टेज। इसको याद रखना, स्टेज या चरण। नेक्स्ट, सी से मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी की मतलब होती है क्षमता। लुसियन पाई साहब ने दूसरे में ये बताया कि क्षमता का मतलब ये होता है कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनकी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो समाज का हित कर सकें या समाज के जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण कर सकें। नेक्स्ट होता है डी से होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब हिंदी मतलब होता है विभेदीकरण। इससे ये मतलब है कि विभेदीकरण का मतलब होता है कि जो संस्थाएं हैं या राजनीतिक संस्थाएं हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं उनके कार्यों का क्या होना चाहिए, अलग अलग विभाजन होना चाहिए, जिससे उनका अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व हो और हर संस्था को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। यहाँ पे हम लुसियन पाई के जो सिद्धांत है उसको समझ चुके हैं। अभी नेक्स्ट लेते हैं आमेंड पावेल का सिद्धांत। आमेंड पावेल का सिद्धांत। आमेंड पावेल ने जो सिद्धांत दिया है उसके अंदर भी सेम 3 ही चरण बताए हैं। पहले उनकी हम बुकों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में उसके सिद्धांत की चर्चा करेंगे। नंबर 1, आमेंड पावेल, आमेंड एंड पावेल की थ्योरी। आमेंड पावेल ने जो थ्योरी दी है उसके अंदर उन्होंने 3 चरण बताए। उनसे पहले हम उनकी बुकों के बारे में चर्चा करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच।
ये इनकी बुक है जिसके अंदर उन्होंने विकास के, राजनीतिक विकास के 3 चरण बताए। नंबर 1, अभी हम इसको वापस ऊपर ले लेते हैं, चलो नंबर 1 यहीं पे लिखते हैं। नंबर 1, रोल डिफरेंशिएशन। इन्होंने जो डिफरेंशिएशन या विभेदीकरण है, जो भूमिका, इसका हिंदी में अगर अर्थ लिखेंगे तो भूमिका विभेदीकरण। और नंबर 2 है उनका सब सिस्टम, इसको बाद में समझते हैं अभी, सब सिस्टम। और नंबर 3 है इनका सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो आमेन एंड पावेल ने जो थ्योरी दी है उसके अंदर सबसे पहले जो उन्होंने चरण बताया है, जो स्टेज बताया है, वो अपनी किताब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर पहला स्टेज बताया है उन्होंने, पहला चरण बताया है कि रोल डिफरेंशिएशन, जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके जो कार्य होता है उनको क्या करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। जैसे रोल डिफरेंशिएशन के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि भूमिका विभेदीकरण, इसके अंदर जैसे कार्यपालिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का कार्य है नियमों का निर्माण करना, नहीं, कार्यपालिका का कार्य है नियमों का क्रियान्वयन करना। न्यायपालिका का कार्य है जो कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों का क्या करना, उनको जांच करना। और व्यवस्थापिका का मतलब होता है या कार्य होता है कि वो नियमों का निर्माण करे। तो इनका अलग अलग, अगर हम उनके कार्यों का विभेदीकरण कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इनको अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व रहेंगे और दूसरे के कार्य में वो बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने राजनीतिक विकास का ये पहला चरण बताया। अभी हम अगले बात करते हैं सब सिस्टम। सब सिस्टम से मतलब है कि राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, सब सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे अपने को पता है कि जैसे हमारे पास में क्या आरटीआई है। अभी आरटीआई की अगर एक ही बॉडी होगी देश के अंदर, उसके सब सिस्टम नहीं होंगे। यानी कि आरटीआई स्टेट लेवल पे पहले क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद में स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद में हर इंस्टीट्यूशंस लेवल पे, इंस्टीट्यूशंस लेवल पे, जैसे कि पीआईओ। अगर हम उनका सब सिस्टम नहीं बनाएंगे, अगर हम हर संस्था जो राजनीतिक संस्था होती है उसके अंदर अगर पीआईओ डिसाइड नहीं करेंगे तो ये जो जनता, जो निश्चित जन या जनता है उसके कार्यों का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता है। इसलिए क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हर सिस्टम के अंदर, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है उसके नीचे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, उसके अंदर स्टेट लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद हर संस्था के लेवल पे भी एक सूचना अधिकारी का जो पोस्ट दी गई है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर राजनीतिक विकास इस तरीके से होगा तो जनता को अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं। नेक्स्ट, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसका हिंदी में अगर हम अर्थ लेते हैं तो ये है कि राजनीतिक लौकीकरण। जो आमेन पावेल ने राजनीतिक लौकीकरण, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका हिंदी में होता है राजनीतिक लौकीकरण। लौकिकीकरण। लौकिकीकरण
इसका मतलब ये होता है जो संस्थाएं होती हैं उनको इस तरीके से, उन संस्थाओं के अंदर इस तरीके से कार्य होना चाहिए कि वो अपने संकुचित मानसिकता से ऊपर उठकर कार्य करें और जनता के अंदर जागरूकता पैदा करें, जिससे जनता के अंदर भेदभाव की संभावना पैदा ना हो या भेदभाव ना हो। राजनीतिक लौकीकरण के बाद में हम इसके 3 स्टेज पूरी हो गई। नेक्स्ट जो थिंकर लेते हैं उनका नाम है हेंटिगटन। अपने नेक्स्ट थिंकर जो राजनीतिक सिद्धांत जिन्होंने दिया है, जो राजनीतिक विकास का सिद्धांत दिया, वो है हेंटिगटन का नाम आते ही एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को एक बात समझ आनी चाहिए कि इनकी एक बुक है जिसको बोलते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया था कि आज जो आधुनिक आतंकवाद है वो क्यों है। वो 2 सभ्यताओं के बीच, क्लैश का मतलब होता है संघर्ष और सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। जो 2 सभ्यताएं हैं उनके बीच में संघर्ष है, उसी की वजह से आतंकवाद है। ये सिद्धांत किसने दिया? हेंटिगटन ने। लेकिन ये सिद्धांत पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित नहीं है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित उसका सिद्धांत अलग है। तो ये जो 2 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया जैसे पश्चिमी सभ्यता और अरब या मुस्लिम जो सभ्यता है, उनके बीच में जो संघर्ष है उसका परिणाम क्या है? आतंकवाद। ये इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है जिसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नाम से जानते हैं। अभी हम इस टॉपिक से संबंधित हेंटिगटन के जो विकास के चरण हैं उनको समझेंगे। हेंटिगटन की एक किताब है जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। और दूसरी इनकी किताब है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, जो अति महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। पॉलिटिकल डिके का मतलब है पॉलिटिकल ह्रास। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल ह्रास का सिद्धांत किसने दिया, तो हम क्या टिक करेंगे? हेंटिगटन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत किसने दिया? हेंटिगटन। और इनकी ये 2 बुकें हैं जिनका नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी और दूसरा क्या है? पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके। अभी हम राजनीतिक विकास के लिए उन्होंने जो चरण बताए उनके बारे में बात करते हैं। उनको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में बना रखा है जिससे आपको याद करने में आसान हो। एसी जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जो या प्रशासनिक संस्थाएं होती हैं, उनको उन्होंने क्या है, विकास का चरण क्या बताया? एसी। इसको हम अभी समझेंगे कि एसी से क्या बना है। ये मैंने ऐसे ही एक्रोनिम बनाया है अपने हिसाब से। अडोप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलनशीलता। इसको भी समझाता हूं कि किस तरीके से अनुकूलनशीलता बात करता है। नंबर 2 है कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर 3 होगा ऑटोनॉमी और नंबर 4 होगा कोहेजन। पहले हम इनको हिंदी में समझते हैं। अडोप्टेबिलिटी का मतलब होता है अनुकूलनशीलता, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता।
और कॉम्प्लेक्स कोहेजन का मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य अभी हम समझाते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने किस तरीके से इन चरणों को समझाया है। जो राजनीतिक संस्थाएं या प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए, अनुकूलनशीलता होनी चाहिए। अनुकूलनशीलता किस तरीके से होनी चाहिए, यानी कि उनको हर समाज का जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो अलग अलग होती है। कोई समाज, जैसे चाइना का समाज है, वो क्या है, अधिनायकवाद। जैसे चीन का समाज, कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी, वो उनकी जो पॉलिटिकल कल्चर अलग है। तो उन जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, अगर पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी का सिस्टम है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उन संस्थाओं को उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अडोप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी अनुकूलनशीलता होनी चाहिए। जैसे लोकतंत्र के अंदर जो संस्थाएं होती हैं उनकी जो राजनीतिक संस्कृति होती है वो किस तरीके की होनी चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से ही होनी चाहिए। नंबर 2, जटिलता। राजनीतिक संस्थाएं हैं या प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनके अंदर जटिलता होनी चाहिए। जटिलता का मतलब होते हैं उनके जो कार्य होते हैं वो जटिल होने चाहिए और फिक्स होने चाहिए। फिक्स का मतलब हर संस्था का कार्य निर्धारित होना चाहिए। हर संस्था का कार्य निर्धारित होगा तो उससे हम क्या, उस संस्था को क्या ठहरा सकते हैं, किसी भी काम के लिए उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब समझ गए कि जटिल होगा, हर संस्था का या हर व्यक्ति का कार्य उसको समझाया जाएगा और उसको एक फिक्स कार्य दिया जाएगा, तो उसके बाद में वो उस कार्य के लिए क्या होगा, हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सही से नहीं बताया जाएगा, किसी का कार्य डिसाइड नहीं किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, किसी भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी। ये जो जटिल कार्य उसको दिए हैं या निश्चित कार्य दिए हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या होने चाहिए, उस संस्था के पास क्या होनी चाहिए, स्वायत्ता होनी निहायत ही जरूरी है। जब स्वायत्ता होगी तभी तो वो अपने कार्यों को पूरा कर पाएगा। अपने कार्यों को तभी तो पूरा कर पाएगा जब उसके पास स्वायत्ता होगी। कोहेजन का मतलब होता है सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब यह है कि जो राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तो इनका आपस में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, जिससे जनता का या जो समाज है उसका सही से उनके कार्यों को निभा पाए। यहाँ पे हम हंटिंगटन के बारे में समझा, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हंटिंगटन का सबसे पहले मैंने बोला आपको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक अति महत्वपूर्ण कृति है। उसके बाद में उनकी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, चेंजिंग सोसाइटी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके किताब के बारे में, और उसके बाद में हमने उसके 4 स्टेज एसी के बारे में चर्चा की। अभी नेक्स्ट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित जो नेक्स्ट राजनीतिक चिंतक है उनका नाम है रिग्स या कहीं लिखा मिलेगा आपको रिग्स। ठीक है, तो रिग्स के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले उनकी बुकों के बारे में। उनकी बुक का नाम है इकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस बुक के अंदर इन्होंने जो समझाया है वो इस तरीके से समझाया है कि जो उन्होंने जो एक मॉडल दिया था उसका नाम था प्रिज्मेटिक साला मॉडल। अगर आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा कि प्रिज्मेटिक साला मॉडल किसने दिया, रिग्स ने दिया है। अभी आज हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। बुक आप नोट कर चुके होंगे, इकोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इन्होंने किस तरीके से समझाने के प्रयास किया है, इन्होंने बोला है कि जो कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी
राज्य है वो दो विचारों से मिलकर बनता है। एक तो उदारवाद और समाजवाद। जहां उदारवाद का मतलब आता है वहां पे क्या है? स्वतंत्रता, योग्यता, प्रतिस्पर्धा, और लास्ट में प्रगति और विकास। प्रगति और विकास। इसी तरीके से अगर समाजवाद का नाम आता है तो हमारे को क्या पता चलता है? समानता, बंधुत्व, नैतिकता, मूल्य और अस्तित्व। ये क्या है? जब कल्याणकारी जो राज्य होता है उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया है? उदारवाद और समाजवाद, दोनों विचारधाराओं को मिला के क्या बनता है? कल्याणकारी राज्य बनता है। ये किसने समझाया? हमारे को रिक्स ने समझाया, या आज हम इसको सच भी मान सकते हैं। उदारवाद में क्या है? किसको अहमियत दी जाती है? स्वतंत्रता को अहमियत दी जाती है। स्वतंत्रता, योग्यता के हिसाब से पद मिलना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, फिर कंपटीशन होना चाहिए, प्रगति और विकास होना चाहिए। जो आगे बढ़ता है उसका विकास, और जो पीछे हटता है उसको पीछे की तरफ धकेलना। ये किसका? उदारवाद का मुख्य पहलू है। समाजवाद में क्या है? समानता की बात करते हैं, बंधुत्व, नैतिकता, मूल्य की बात करते हैं और अस्तित्व की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? प्रगति या विकास और अस्तित्व दोनों को मिला के क्या मॉडल दिया? एक मॉडल दिया कि कल्याणकारी राज्य वो क्या करता है? विकास भी करता है और व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसको भी स्वीकार या उसकी समानता को भी स्वीकार करता है। तो यहाँ पे अगर ये सामंजस्य अगर सही नहीं होता है, सही तरीके से नहीं होता है, तो क्या होता है? ये डेवलपमेंट ट्रैप की सिचुएशन कहलाएगी। डेवलपमेंट ट्रैप। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्स, ये डेवलपमेंट ट्रैप का मॉडल किसने दिया है? जब कल्याणकारी राज्य बनने के लिए कोई चलता है तो उदारवाद और समाजवाद को लेके चलता है। उदारवाद का जो लास्ट एंड है वो विकास होता है, और इसका जो मतलब समाजवाद का जो निष्कर्ष होता है वो अस्तित्व होता है, व्यक्ति का अस्तित्व। तो इन दोनों से मिला के क्या है? दोनों से सामंजस्य करके कल्याणकारी राज्य बनता है। अगर इन दोनों के सामंजस्य में थोड़ी सी भी गड़बड़ रह जाती है तो जो स्टेट है वो किसमें फंस जाता है? पॉलिटिकल ट्रैप में फंस जाता है, या राजनीतिक फंदा भी कहते हैं इसको। राजनीतिक फंदा, याद रखने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं कि इनका जो राजनीतिक, इसको प्रिज्मेटिक साला क्यों कहते हैं? इसको इसी के साथ हम ये समझते हैं कि प्रिज्मेटिक साला जो मॉडल है वो यही है। किस तरीके से, वो मैं आपको एक बार और पुनः समझा देता हूं। प्रिज्म, ये प्रिज्मेटिक जो नाम है वो प्रिज्म से पड़ा है। प्रिज्म क्या होता है? जिसके अंदर से देखते हैं हमारे को इंद्रधनुष 7 कलर की दिखाई देती है। अगर हम प्रिज्म को एक संतुलित रखें तभी हमारे को क्या दिखाई देती है? इंद्रधनुष दिखाई देती है। अगर हम इसको संतुलित नहीं रखेंगे तो क्या होता है? इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। इसीलिए इन्होंने बोला रिक्स ने कि प्रिज्मेटिक साला मॉडल, यानी कि अगर कल्याणकारी राज्य के अंदर उदारवाद और समाजवाद के जो तत्व हैं उनका जो मिलन है वो अगर प्रॉपर रूप से है तभी वो क्या है? प्रिज्मेटिक साला मॉडल है। नहीं तो जो राज्य होता है वो किसमें फंस जाता है? डेवलपमेंट ट्रैप में फंस जाता है। ये आप समझ गए होंगे। आज हमने, एक बार मैं आपका रिवीजन कराता हूं। आज हमने जो चर्चा की वो किसके बारे में की? पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता क्या है, उसके कुछ एक सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा की। लुशियन पाई, हंटिंगटन, आर्मेंड पावेल्स और रिक्स के बारे में चर्चा की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया या कोई भी इसके अंदर कमी है तो उसके लिए सुझाव आपके अनिवार्य आवश्यक है। थैंक यू, धन्यवाद।